जय हिंद दोस्तों, मैं अभिराज स्नेही आईएएस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम करने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री की 9th क्लास। पिछले क्लास में हम पढ़ रहे थे बालाजी बाजीराव के बारे में, जो 1740 ईस्वी में पेशवा के पद पे आसीन होते हैं और 1750 ईस्वी में संगोला की संधि के तहत छत्रपति की सारी शक्तियाँ पेशवा को सौंप दी जाती है। लास्ट हमने वीडियोस का अंत किया था पानीपत की तीसरी लड़ाई, जो 1761 में होती है, जिसमें मराठों की हार हो जाती है। आज हम उसकी बाद की स्थिति को समझेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आज का वीडियो अच्छे समझ में आए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, पहले जाकर उन वीडियोस को देख लीजिए। तो देर ना करते हुए चलते हैं टॉपिक की ओर। तो समझने की कोशिश करें तो 1740 ईस्वी में बालाजी बाजीराव जब पेशवा बनते हैं तो मराठा संघ जो है वो छोटे छोटे क्षेत्रों में बढ़ जाता है। जैसे आज हमारा देश जो है वो छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ है, ठीक उसी तरह, लेकिन है वो भारत के अधीन। तो ठीक उसी तरह ये छोटे छोटे क्षेत्र जो थे वो थे मराठा के ही अधीन, लेकिन छोटे छोटे क्षेत्रों में बटे हुए थे। जैसे हम समझने की कोशिश करें तो इंदौर का प्रतिनिधि कर रहे थे होलकर वंश, और नागपुर का प्रतिनिधि कर रहे थे भोसले वंश, और ग्वालियर का सिंधिया वंश कर रहे थे, और ठीक उसी तरह बड़ोदरा का गायकवाड़ वंश प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे थे। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि जब तक बालाजी बाजीराव शक्तिशाली थे, तो जब तक वो इस पद पर थे तब तक ये लोगों को अपने काबू में करके रखे थे। लेकिन जैसे ही पेशवा का पद कमजोर होने लगता है, ये लोग स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगते हैं, जो मराठा संघ के विघटन का बहुत बड़ा कारण बनता है। इसको हम आगे समझेंगे। तो 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है और उसके ठीक बाद बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो उसके पश्चात माधवराव प्रथम पेशवा के पद पर आसीन होते हैं 1761 ईस्वी में। लेकिन ये जैसे ही अपने मराठा संघ को और शक्तिशाली बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, 1772 ईस्वी में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके पश्चात इनका पुत्र नारायण राव 1772 ईस्वी में पेशवा के पद पर बैठता है। ठीक है, अगर हम समझने की कोशिश करें, जैसे ही पेशवा के पद पर बैठता है तो इसके चाचा रघुनाथ राव के द्वारा इनकी मृत्यु कर दी जाती है। ठीक है, अब इनकी मृत्यु के पड़ने के पश्चात जो होता है, नाना फडणवीस के नेतृत्व में, जो सरदारों के नेतृत्व करता थे, उन्होंने क्या किया कि इनके पुत्र माधवराव सेकेंड को 1774 ईस्वी में पेशवा की गद्दी पर बिठा दिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये रघुनाथ राव जो है ये तो पेशवा बन नहीं पाए, तो ये चले गए अंग्रेजों के पास, और 1775 ईस्वी में रघुनाथ राव अंग्रेजों के साथ एक संधि कर लेते हैं, जिसे सूरत की संधि के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अंग्रेजों को कहा कि अगर आप हमें पेशवा के पद पर बैठने में अपनी सैनिक सहायता देंगे तो मैं आपको बेसिन का क्षेत्र और आपको भड़ौच और सूरत से जो आय प्राप्त होती है वो आपको दूंगा। तो अंग्रेज बोले ठीक है भाई, हमारा क्या नुकसान है, हमें तो फायदा हो रहा है ना। देखो, दो लोग जब लड़ते हैं ना तो तीसरे को फायदा होता ही है। और इसी परिस्थिति में 1775 ईस्वी में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध शुरू होता है, जो कि 1776 में पुरंदर की संधि और 1782 में सालबाई की संधि के साथ समाप्त होता है। अगर हम सालबाई की संधि की विशेषता को समझने की कोशिश करें तो इसके तहत सालसेट और थाना का दुर्ग जो है वो अंग्रेजों को प्रदान किया जाता है और माधवराव सेकेंड को पेशवा मान लिया जाता है, और उनके चाचा जो है रघुनाथ राव, उनको 3.5 लाख रुपए पेंशन देने की घोषणा की जाती है। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय अंग्रेजों के जो गवर्नर थे उनका नाम था लॉर्ड हेस्टिंग्स। काफ़ी सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन आगे चलकर क्या हुआ, 1795 ईस्वी में माधवराव सेकेंड की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उसके पश्चात जो पेशवा की गद्दी पर बैठता है वो है बाजीराव सेकेंड, जो कि अंतिम पेशवा होता है और सबसे कमजोर पेशवा भी होता है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अंतिम पेशवा कौन है? बाजीराव सेकेंड। ठीक है, और ठीक 3 साल के बाद 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली का भारत आगमन होता है, जो कि साम्राज्यवादी नीति का समर्थक होता है, मतलब अपना क्षेत्र जितना चाहे उतना बढ़ा ले, और इसी के लिए वो एक संधि की शुरुआत करता है जिसे सहायक संधि के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में हम डिटेल में अगले वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तो उसके आने के पश्चात ठीक 2 साल के बाद फिर क्या होता है, 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस की मौत हो जाती है, जो क्या है, पेशवा पद के संरक्षक हैं, और उनकी मृत्यु के पश्चात जो है वो मराठा संघ जो है वो समझिए तो कि अपने अंत की ओर अग्रसर हो जाता है। ठीक है, 1801 में बाजीराव सेकेंड क्या करता है कि जसवंत राव होलकर जो है उसके भाई विट्ठू की मौत कर देता है। आप समझ रहे हैं होलकर कौन है? देखिए यहाँ पे होलकर जो है इंदौर का जो शासक है,
ठीक है, इंदौर के जो प्रतिनिधि है होलकर, तो वहाँ के शासक जसवंत होलकर के भाई बिट्ठू की हत्या कर देता है। अब होना क्या है, 1802 ईस्वी में होलकर आता है और पूना पे अपना अधिकार कर लेता है और वो भाग कर बाजीराव सेकेंड जो है वो अंग्रेजों के पास शरण ले लेता है और वो अंग्रेजों के साथ 1802 ईस्वी में बसीन की संधि कर लेता है। ठीक है, तो बसीन की संधि की अगर हम विशेषताओं को समझने की कोशिश करें तो इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत नगर, ताप्ती और नर्मदा के मध्य का क्षेत्र अंग्रेजों को प्राप्त होता है और पूना में ब्रिटिश सेना रहेगी ये निश्चय हो जाता है। और अगर हम समझने की कोशिश करें तो विदेशी मामले जो है वो सभी अब अंग्रेज निर्धारित करेंगे, मतलब सहायक संधि की जो विशेषताएं थी वो सभी लागू हो जाती है। ठीक है, पेशवा के साथ बसीन की संधि करने के पश्चात अंग्रेजों को लगा कि अब पूरा मराठा साम्राज्य हमारे अधीन हो गया है, लेकिन यह जो संधि थी वो मराठा साम्राज्य के जो और भी वंशज थे उनके लिए अपमानजनक संधि थी। और होना क्या था, 1803 ईस्वी में भोसले और सिंधिया वंश के लोगों ने अंग्रेजों को चुनौती दे दी, जिससे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हो गया। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब शुरू हुआ है, 1803 ईस्वी में। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि जब भोसले और सिंधिया वंश अंग्रेजों से लड़ रहे थे उस समय होलकर और गायकवाड़ वंश जो थे वो इनका साथ नहीं दे रहे थे और होना क्या था, उनकी हार हो गई। हमारे भारत के पतन का अगर कोई कारण है तो यही कारण है कि उस समय हमारे भारत के जो छोटे छोटे वंशज थे वो आपस में लड़ रहे थे और जिसका परिणाम क्या हुआ, हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम हो गया। हम अगर यहाँ से नहीं सीखे तो फिर इतिहास को क्यों पढ़ना। इतिहास का पढ़ने का मकसद है कि हम इतिहास की गलतियों से कुछ सीख सके और उसका इस्तेमाल भविष्य में कर सके। जैसे कि अगर दो भाई आपस में लड़ते हैं तो होता क्या है, तीसरे को फायदा हो जाता है। दो कास्ट अगर आपस में लड़ते हैं तीसरे कास्ट को फायदा होता है। दो धर्म आपस में लड़ते हैं तीसरे धर्म को फायदा होता है। और देश के लोग अगर एक दूसरे से लड़ते हैं तो दूसरे देश को फायदा होता है। तो हमें सीखना चाहिए कि या कुछ भी परिस्थिति हो हमें मिलजुल कर साथ रहनी चाहिए। ठीक है, मन में भेद नहीं होना चाहिए, मतभेद होना चाहिए कि हमारा मत अलग है आपका मत अलग है, लेकिन मन में भेद नहीं होना चाहिए। मन में हमारे एक दूसरे के प्रति एकता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं टॉपिक की ओर। तो समझना क्या है हमें कि होना क्या, हार हो गया। तो 1803 में भोसले के साथ देवगांव की संधि होती है, जिसके तहत कटक और वर्धा का नदी का क्षेत्र जो होता है वो प्राप्त होता है अंग्रेजों को। और 1803 में ही सिंधिया से सुअर्जन गांव की संधि होती है, जिसके तहत गंगा और यमुना नदी का दोआब क्षेत्र जो होता है वो अंग्रेजों को प्राप्त होता है और अहमदनगर का दुर्ग जो है वो अंग्रेजों को प्राप्त होता है। अब क्या हुआ, 1805 ईस्वी में होलकर लड़ने आए, लेकिन वो अकेले क्या कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं। और क्या हुआ, उनकी हार हो गई और राजपुर घाट की संधि उनके साथ होती है। ठीक है, जिसके तहत अंग्रेजों को जो है वो चंबल नदी का क्षेत्र और बुंदेलखंड का क्षेत्र प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझने की कोशिश करेंगे तो 1805 में राजपुर घाट की संधि के साथ द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो जाता है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात 1813 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स का भारत आगमन हुआ। लेकिन इस समय क्या हुआ, पिंडारी जो थे, पिंडारी कौन लोग हैं, पिंडारी लूट मार करने वाले दल थे। ठीक है, जो जब लूटते थे तो उसका एक निश्चित हिस्सा मराठों को दिया करते थे। तो उनकी लूट से जो है अंग्रेज परेशान हो गए और यही कारण बना तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का। और 1817 ईस्वी में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हो गया, जो कि 1818 ईस्वी में पूना की संधि के साथ समाप्त होता है, जिससे पेशवा पद जो है हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाता है और मराठा संघ का विघटन हो जाता है। तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। जिन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने सभी दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। लास्टली थैंक यू एंड जय हिंद।